जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। रशिया, चाइना, बड़ी कंट्रीज, बड़े देश हैं अपने आप में, और इनका बड़ा नाम भी आता है दुनिया भर में। इतनी बड़ी जनसंख्या और इतना बड़ा क्षेत्रफल विशेष तौर पे जो ये लेके बैठे हैं। और अगर इनके स्वामियों की हम बात करें, जिनके जिनके द्वारा सोवियत संघ, जिनके द्वारा चाइना पनपा, तो दो नाम हमें सामने आते हैं। एक का नाम है स्टालिन जो रूस, और दूसरा नाम है माओ चाइना में। अब स्टालिन और माओ के बीच में दोनों कहा जाता है कि दोनों कम्युनिस्ट रजीम, यानी कि दोनों के बीच की अपनी जो एक गलबहियां हैं, जो क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट रजीम है तो दोनों दोस्त होने चाहिए। लेकिन क्या वाकई में रूस और चाइना एक दूसरे के गला काट शत्रु हैं, या गलबहियां कर रहे हैं, या दोनों चीजें दिखावटे के लिए कर रहे हैं? इसका इतिहास की पृष्ठभूमि जानेंगे तो समझ में आएगा। दूसरी बात, स्टालिन से थर थर कांपता था माओ। माओ को हम नरपिशाच कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन स्टालिन कैसा व्यक्ति था, उसकी उसकी हालत क्या थी, और किस तरीके से उसने लोगों को अपने कंट्रोल में रखा था? कैसे नेहरू तो स्टालिन का तिनके जैसा नन्ना मुन्ना पिचकारी वाला बच्चा था, तो नेहरू की पिचकारी कैसे छुड़ाई स्टालिन ने? इसके बारे में तो बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन आज जरा इंटरनेशनल बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय बात करेंगे, और ये बात स्टालिन और माओ के मिलजुल करके होगी। तो आज के कार्यक्रम की बड़ी एक विशेष भूमिका है। इस कार्यक्रम के स्टालिन और माओ के ऊपर मैंने पहले कहा था कि अलग से कुछ कार्यक्रम करेंगे, और आज उसका पहला एपिसोड है। प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी हमारे साथ में होंगी आज के कार्यक्रम में। मेरा आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं तो धर्मांश पत्रम पुष्पम के माध्यम से हमें आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान कीजिएगा, क्योंकि उसी से हम इसकी गुणवत्ता में और निखार ला पाएंगे, और अपने 600 वीडियोस की लाइब्रेरी को और समृद्ध बना पाएंगे, उसके छोटे छोटे कैप्सूल्स बना पाएंगे, अपनी एक टीम तैयार कर पाएंगे। स्वागत मैं करता हूं हमारे बीच पधारी हुई विदुषी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ जी। दीदी आपके जम्बू साथ में टॉक आज ये देखने इस वाले सभी श्रृंखला का को पहला कार्यक्रम है, और मुझे लगता है कि 2-3 कार्यक्रम हम इसके ऊपर करने वाले हैं, और बड़े बड़े एक विशेष कार्यक्रम रहेंगे, क्योंकि आपके सनातन धर्म और इतिहास भारत का, और ज्योग्राफिकल लेवल जो है दुनिया का, उस इन तीनों को एक साथ लेकर के बोलने वाले बहुत कम विद्वान हैं जो भारत में कम से कम हम देख सकते हैं। एंड यू आर वन ऑफ देम, इन द टॉप ऑफ देम। प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, स्वागत दीदी आपका। नमस्कार। ये विषय मेरे हृदय का विषय है, मेरा अति प्रिय विषय है, और मैं कह सकती हूँ कि 86 में या 85 में, यानी आज से 15-22 बहुत साल हो गया, 37 साल से मैं ये पढ़ने लगी। और मैं एक पुस्तक लिख रही थी, और मेरे हाथ में एक किताब आई थी मार्को पोलो। उसके पढ़ने के बाद मैं इसमें लगी, तो ये मेरे मन का विषय है, मेरे 37 साल के अध्ययन का विषय है। लेकिन आज जब इस विषय को शुरू कर रहे हैं तो 5-6 सावधानियां मैं बरत रही हूँ, उसको मैं बताना चाहूंगी। और जी वो ये है कि जैसे अभी यूक्रेन से वो रूस वाली लड़ाई जब चल रही है, और इधर ये शी जिनपिंग, मैं चीन नहीं कहूंगी, शी जिनपिंग कहूंगी। जी तो शी जिनपिंग का जो इरादा ताइवान को कब्जे में करने का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इसको रोकना है। नैन्सी पेलोसी जाती हैं, वो कहता है जी हम हवा में आपका जहाज उड़ा देंगे, और कर जी कुछ नहीं पाया, सब टाई टाई फिस। तो ये कोई 8-9 महीने का मामला है जो चल रहा है। और प्रिंट मीडिया में और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो अनभिज्ञता का स्तर है, वो लज्जाजनक है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों, ये कोई विषय मुश्किल नहीं है। जी दिक्कत इस विषय की ये है कि एकेडमिया और मीडिया के कारण एक तरह से ये एक अपरिचित क्षेत्र है। कौन? रूस और चीन।
बिल्कुल। अरे चीन से 62 का लड़ाई हुआ, चीन या माओ को तिब्बत हैंडओवर कराया गया, भारत का एक बड़ा हिस्सा हैंडओवर कराया गया। मैंने एक बार भारतीय धरोहर के साइट पर 3 भाषण दिया था। अगर निधीश जी चाहेंगे तो मैं जम्बू टॉक पे उन भाषणों को दोबारा प्लीज़, देना चाहूँ। बिल्कुल। जी, तो और रूस से हम लोगों का ये जवाहरलाल नेहरू का जो दोस्ती का मामला है कि मैं स्टालिन का युग का बेटा हूँ, स्टालिन युग के हम जी, लड़के हैं। स्टालिन मर गया तो पार्लियामेंट में नेहरू रो रहा है, गांधी युग के बेटे हैं ये नहीं कह रहा है। फिर 71 में जब वो बांग्लादेश को मतलब भारत से ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान से जब बांग्लादेश बनाते हैं तो 7वां बेड़ा आता है तो रूस कहता है छत से आवाज देना हम आ जाएंगे। इंदिरा गांधी की दोस्ती चल रही है, लंबी दोस्ती है, और इन दोनों के बारे में मीडिया और एकेडमिया में जैसे बोलते हैं ना सन्नाटे में उल्लू बोलता है, चुप्पी। वैसी स्थिति है मीडिया और एकेडमिया की। तो आज जो मैं विषय रख रही हूँ वो 2-3 चीजों को ध्यान में रख के रख रही हूँ। एक तो यह जी, अनिज्ञता है, यानी अपरिचित क्षेत्र है, और दूसरा ये है कि जम्बू टॉक को सुनने वाले, और मेरी भी उम्र अब 70 होने वाली है तो मुझे भी जानने वालों की एक लंबी फेहरिस्त है, बड़ी एक संख्या है। तो जी, उसमें 2-4 प्रकार के लोग हैं। एक जो थोड़े से जानकार हैं दुनिया के, तो उनको थोड़ी बात में पकड़ लेंगे, उनको अपने स्टॉक की दृष्टि से हम कह ले जानकार लोग। लेकिन जी, वो जानकार लोग भी जो मैं कहने जा रही हूँ, मैं कह सकती हूँ 95% पहली बार सुने, जो आज आज या लगातार जो मैं कहने जा रही हूँ। जी, इसके अलावा एक बड़ा वर्ग है जो देशभक्तों का है, जो ये गलवान वाला मामला आया या 62 वाला मामला था या डोकलाम वाला मामला था या जी, अभी ये तिब्बत को थमा देने का मामला था, तो उसके मन में रोष है, एक स्वाभाविक देशभक्ति, वो बातों को समझना चाह रहा है। तो ऐसे लोग एक बड़ी संख्या में होंगे। तो मैं दोनों को ध्यान में रखते हुए इस विषय की प्रस्तुति करूंगी। विषय सूखा न रहे, नीरस न रहे, इसके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इंटरेस्टिंग डिटेल के साथ प्रस्तुत करूंगी, जिससे वो चित्त में बना रहे। एग्ज़ैक्टली। तो अब 2-4 बातें और बता दूं। एक ये जो चल रहा है मीडिया में कि चीन और रूस मित्र हैं। जी, अरे पड़ोसी कभी मित्र हो ही नहीं सकता है। पड़ोसी के विरोध में कोई दूर वाला मित्र होता है। माओ को जो कब्जा कराया गया है, ये सोवियत रूस चाहता था। सोवियत रूस भी गलत शब्द है, स्टालिन चाहता था हुँ, कि कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़े इसमें, एक इस इलाके के जिसको चीन कह रहे हैं, यहाँ पर जिनको उसने प्रश्रय दिया था किन्हीं किन्हीं कारणों से। लेकिन स्टालिन की औकात नहीं थी इस इलाके में कम्युनिस्ट रूल लाने की। इस इलाके में कम्युनिस्ट रूल आया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्रिटेन की सहायता से। जो आया, यस, अमेरिका का आधा ग्लोब दूर होकर भी पड़ोसी है जापान। जापान नाक में दम कर रखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ये सब मैं चाहूंगी धीरे धीरे मैं बताऊं। जी, लेकिन ज्यादातर लोगों को 1942 ही है शायद, वो जो पर्ल हार्बर पर जो अटैक है। जी, अब ये पर्ल हार्बर अमेरिका में नहीं है, ये जो ताइवान के पास वाला क्षेत्र है जहां पर इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, जावा सुमात्रा बोर्नियो है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है। तो ये इंडो पैसिफिक, यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जहां मिल रहे हैं वहां बहुत सारे द्वीप हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इनमें से अनेकानेक द्वीपों पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
कब्जा है, सब नो मैंस लैंड है, कहीं से आ गए हैं, कोई कोई कब्जा कर रहा है, निर्जन क्षेत्र है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो ये जापान उनमें से एक द्वीप पर अटैक करता है, पर्ल हार्बर है, और इस अटैक करने के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो सप्लाई लाइन है ये बुरी तरह डिस्टर्ब होती है। जापान को कंटेन करना न तो यूएसए के वश में है, न इंग्लैंड के वश में है। फ्रांस को तो एक झपट्टे में मार के जर्मनी ने दो कौड़ी का बना दिया है, जर्मनी ने हिटलर दो कौड़ी का बना दिया है। इस दयनीय हालत में है कि जो इन लोग की समिट मीट होती है, जिसमें कि अमेरिका का रूजवेल्ट, बाद में ट्रूमैन बैठता है, इंग्लैंड का चर्चिल बैठता है, रूस का स्टालिन बैठता है, उसमें फ्रांस जी, वाले डिगाली को बैठाते ही नहीं है, उसको शामिल ही नहीं करते किसी पीस टॉक या स्ट्रेटेजिक टॉक में। तो ये जो पूरा जापान को हैंडल करने की इनमें ताकत नहीं है। और जापान किसके साथ है? ना अमेरिका की ताकत है, ना सोवियत रूस की ताकत है, ना ब्रिटेन की ताकत है। और जापान साथ किसके खड़ा है? जर्मनी के और इटली के, जिसको एक्सिस पावर कह रहे हैं। अब इस जी, जापान को साधने के लिए, नकेल कसने के लिए, दबाने के लिए, कंटेन या कंट्रोल करने के लिए सबसे पास का इलाका कौन है? मांचू साम्राज्य, जहां पर इन सबों ने सिविल वॉर छुड़वा दिया है। सन येत सेन और फिर उसका चेला चियांग काई शेक, जिनको ये नेशनलिस्ट कहते हैं, जो ईसाई मिशनरियों में पढ़े हुए हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया भर की जगह पढ़े हुए हैं। तो इनकी जरूरत है किसको? स्टालिन को, चर्चिल को और रूजवेल्ट की। किसकी? चियांग काई शेक की। क्यों है जरूरत? अरे वो जो एकदम सांड सा घूम रहा है, जापान नन्हा सा, किसी के वश में नहीं आ रहा है, इसको वश में करने के लिए इसकी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, इसकी जरूरत है। तो चियांग काई शेक को बुलाया जा रहा है, चर्चिल नाराज हो रहा है, वगैरह। तो जापान पर शायद 15 अगस्त 1945 को शायद बम डाल दिया गया है। जी, जर्मनी के सरेंडर के 2-2.5 महीने तक जापान पर नकेल नहीं कसी गई, एटम बम डाल दिया गया है। इसके बावजूद भरोसा नहीं है कि जापान को हैंडल कर पाए। तो चीन को मजबूत करके खड़ा करना जरूरी है। और इन मूर्ख अमेरिकन को समझा रहा है चाउएन लाई, इन मूर्ख अमेरिकन को समझा रहा है स्टालिन और उसके लोग। सब नाम बहुत सारे हम नहीं लेंगे, उसका जी, महत्व नहीं है, बाद में जो जरूरत है वो लोग पुस्तक पढ़े। कि साहब ये जो चीन है ना, ये कम्युनिस्ट नहीं है, ये कुछ अमेरिकन टाइप का डेमोक्रेसी बनना चाहता है। तो ट्रूमैन जो भेजता है जॉन मार्शल को, जॉन मार्शल है या कौन सा मार्शल है, जो अमेरिकन मतलब मिलिट्री हेड है, उसको भेज रहा है कि चियांग काई शेक को कहो कि कम्युनिस्ट फोर्सेस से लड़ाई ना करे, इनसे दोस्ती करे, मार कूट के सरेंडर करवा के माओ को वहां स्थापित कर। लोग क्या समझ रहे हैं? रूस कम्युनिस्ट है, माओ कम्युनिस्ट है, तो कम्युनिज्म कैसे आया? स्टालिन कम्युनिज्म लाया। स्टालिन की औकात नहीं है कम्युनिज्म लाने जी, की या कुछ। और ये सब छोटी छोटी कुछ पुस्तकों को पढ़ के बड़े आराम से जाना जा सकता है। तो चलिए, एक चीज ये बताया। अब स्टालिन माओ की कैसी दुर्गत कर रहा है, कैसी दुर्गत कर रहा है, उस पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। और आज के टॉक की शुरुआत एक कोटेशन से करते हैं। जी, कोटेशन है, 1989, यानी 90 से एक साल पहले, 1989, जी, 1989 में डेंग, ये जो डेंग है ये माओ के बाद आया है। माओ मरा है 76 में, और माओ के बाद डेंग बना है, जिसको चीन कह रहे हैं। ये स्वयं को झांगुआऊ तब भी कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं झांगुआऊ, जी, अजीब सा उच्चारण है।
तो माओ की जगह जो दूसरा लीडर आया है माओ के मरने के बाद, डेंग, ये 1979 में रूस के प्रेसिडेंट या जो भी हेड ऑफ द स्टेट है गोर्बाचोव को कहता है, of all the foreign powers that invaded, bullied and enslaved China, जितनी भी विदेशी शक्तियां अब जिन्होंने चीन पर आक्रमण किया, बुलीड मतलब एकदम उसको धौस पट्टी में रखा और एंस्लेव्ड, गुलामी की जंजीरों में बांध दिया, सिंस द ओपियम वॉर इन 1842, 1842 के बाद वस्तुतः चीन 1800 साल गुलाम रहा है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। Exactly. अभी हम डेंग का पढ़ रहे हैं। जापान इन्फ्लिक्टेड द ग्रेटेस्ट डैमेज। ये अपने भारत की इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में आपने एक बार कभी सुना क्या कि जापान ने चीन को गुलाम बना के रखा है? जापान ने धौस पट्टी से रगड़ दिया है नाक उसका। और रेप ऑफ नानकिंग जो प्रसिद्ध है, नानकिंग क्या है? जो भारत का दिल्ली है, तो प्रसिद्ध है रेप ऑफ नानकिंग बाय हुम? बाय जापान। इन नासा जापान चाइना के राजधानी का रेप कर रहा है। और ये रेप केवल एक सिंबॉलिक नहीं है, लाखों लाखों चीनी लड़कियों का भयंकर अमानवीय ढंग से बलात्कार हुआ है। तो कह रहा है ऑफ ऑल द, कौन कह रहा है? चीन का राष्ट्रपति। 1989 में जब गोर्बाचोव जा रहे हैं चीन, तो रशियंस को कह रहा है कि फॉरेन पावर्स में जिन्होंने इन्वेट किया, बुली किया और इंस्लेव किया, जापान इन्फ्लिक्टेड द ग्रेटेस्ट डैमेज, किंतु बट इन द एंड द कंट्री दैट गॉट मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ चाइना वाज रशिया। गोर्बाचोव के मुंह पर कह रहा है। आपने भारतीय मीडिया में कभी नहीं सुना। ये कोटेशन अगर मैं पढ़ सकती हूँ तो हमारा ब्यूरोक्रेसी झक मार रहा है। Exactly. हमारा विदेश विभाग झक मार रहा है। हमारा मिलिट्री को कुछ नहीं कहूंगी, उनका काम दूसरा है। हमारा ये मीडिया और अकेडमिया झक मार रहा है। ये तो दो प्रीमियर्स के बीच का डायलॉग है। क्या कह रहा है? But in the end, the country that got most benefit out of China was Tsarist Russia, including the Soviet Union. अब देखिए, यहाँ पर समझने की जरूरत, 1917 तक जो रूस है उसको जार वाला रूस कह रहे हैं। 1917 के बाद कम्युनिस्ट सब आते हैं क्या कह के? ये राजशाही मुर्दाबाद, ये कॉलोनियल पावर मुर्दाबाद, इंपेरियलिज्म मुर्दाबाद, दुनिया के सर्वहारा एक हो। तो एक सर्वहारा प्रीमियर दूसरे सर्वहारा प्रीमियर को कह रहा है कि केवल जारिस रशिया नहीं, इंक्लूडिंग द सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन कौन है? हु इज इन्वेडिंग चाइना, हु इज बुलिंग चाइना, हु इज इंस्लेविंग चाइना। पुराना कोई कथा नहीं, लेटेस्ट। जी। कौन कह रहा है? कोई कमेंटर नहीं कह रहा है, कोई स्कॉलर मेरी तरह का नहीं कह रहा है, या कोई मीडिया वाला नहीं कह रहा है। चीन का प्रीमियर सोवियत रूस के प्रीमियर को उसके मुंह पर समिट मीट में कह रहा है। तो ये जो पुस्तक है, ये मैं लोगों को कहूंगी जिनको चीन में रुचि है। दिख रहा है ना? जी बिल्कुल दिख रहा है जी। जिनको चीन में रुचि है वो इस पुस्तक को अवश्य देखें। ये पुस्तक छपी है पहली बार 2005 में, फिर 6-7 में, और माओ मरता है 1976 में। तो माओ के मरने के बाद कैसे लिखी गई, क्या लिखी गई नहीं बता रही। वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स आई एम कोटिंग। अब इसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे कि 1949 में, कभी अक्टूबर 1949 में, ये जो झांगुआऊ है, बार बार मैं झांगुआऊ कहूंगी, आप उसको ट्रांसलेट चीन कर लो।
कि जो झुआंगवाऊ है ये माओ के कब्जे में दे दिया गया। माओ ने कब्जा नहीं किया है, माओ ने नहीं जीता है, कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं जीता है, इसको हैंडओवर किया गया है। किसके द्वारा? दो के द्वारा। कौन दो? यूएसए और ब्रिटेन। क्यों हैंड 1949 लड़ाई खत्म हो गई 1945 में, क्यों हैंडओवर कराया गया? जापान को हैंडल करने के लिए। ना, केवल जापान नहीं, कम्युनिस्ट रशिया को हैंडल करने। इस वहन में कब की बात कह रही हूं? 1949, 45 के बाद 4 साल। इन 4 सालों में स्टालिन ने अपने दांत, विषैले ये वाले दांत दिखा दिए हैं। किसको? अपनी एलाइड्स को। कौन है एलाइड? फ्रांस, इंग्लैंड और यूएसए। चर्चिल पहले ही कह दिया था 45 बीते उसके बाद देखते हैं शांति आती है कि नहीं आती है। तो चीन में माओ को ये सोच के लाया गया है कि माओ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का और ब्रिटेन का भी हैसियत खत्म हो गया है, मोटा मोटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सहायक रहेगा दो को कंट्रोल करने के लिए। वो दो कौन है? जापान और रूस। ये तथ्य कॉन्सिपिकुअस है, यानी कॉन्सिपिकुअस है बाय इट्स एब्सेंस इन इंडियन मीडिया। अब सदा पड़ोसी शत्रु होते हैं, मोटी बात। इस चीन का और रूस का बॉर्डर डिस्प्यूट भयंकर है। अब ये भी फर्जी बात है जो मैंने अभी कहा, बॉर्डर डिस्प्यूट भयंकर है, फर्जी बात है। क्योंकि ये जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसमें कितने देश हैं? वो झुआंगुआऊ है जो चीन है, फिर मंचूरिया है उसमें आधा, मंगोलिया है इसमें आधा, इसमें सीक्योंग जो भारत का हिस्सा है ये आधा है। इसमें 1949 के बाद 1956, 58, 59 में पूरा का पूरा तिब्बत है। यानी 1949 में जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसका 1/3 हिस्सा चाइना से बाहर है, या ऑक्युपाइड लैंड है। तो जिस प्रकार तिब्बत ऑक्युपाइड लैंड है, उसी प्रकार सीक्योंग, अभी हम बात कर रहे हैं पश्चिम यानी तिब्बत और उत्तर तिब्बत, फिर सीक्योंग जिसमें उइगर समस्या चल रही है, फिर मंगोलिया और फिर मंचूरिया। ये चारों ऑक्युपाइड टेरिटरी है। आधा आधा बंदरबाट हुआ है, किसमें? दो कम्युनिस्ट रेजिम, दो नेशन स्टेट में नहीं। चीन नाम का नेशन और रूस नाम के नेशन स्टेट में ये बंदरबाट नहीं हुआ है। दो इंटेंसली colonial communist regime has swallowed many nations, many nation states। और ये बंदरबाट कैसे संभव हुआ? ऐसे हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होने को हो रहा है, 45 में खत्म हो गया है, 43 में लक्षण दिखने लग गए हैं कि ये खत्म हो रहा है, तो रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल की समिट मीट हो रही है, उसमें ये बंटवारा सब तय हो रहा है। तुम ये ले लो, हम ये ले लें, जैसे पहली लड़ाई में हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में। ये तुम्हारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये। और ये सब क्षेत्र है किसका? ये क्षेत्र सब है अखंड भारत का। ये समस्त क्षेत्र जो ये दो कम्युनिस्ट रेजिम्स ने बंदरबाट किया है, इसी के लिए नेहरू को लाया गया है, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इसी के लिए गांधी को महात्मा डिक्लेयर किया गया है। इसी के लिए सुभाष बाबू को वॉर क्रिमिनल घोषित किया गया। इसी के लिए सुभाष बाबू को पिक्चर से बाहर किया गया है, क्रांतिकारियों को पिक्चर से बाहर किया गया। सीक्योंग में जो लोग जानकार हैं उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ, जो डेजर्ट है बड़ा वाला टकला बकान डेजर्ट, उसके पश्चिमी हिस्से में कासगर है। अगर आप मैप खोलेंगे तो उसके नीचे लिखा मिलेगा काशी।
ये सब भारत क्षेत्र है। 1947 तक यहाँ पर ब्रिटिश एजेंट बैठा हुआ है। ब्रिटिश एजेंट हैंडओवर करता है किसको? सोवियत रूस को। और माओ तो अभी कब्जे में आया ही नहीं, चांग काई शेक को नहीं, भारत को हैंडओवर करता है। और जवाहरलाल नेहरू ये पूरा इलाका हैंडओवर करते हैं माओ को। तो ये सारे रिकॉर्ड हमारे पार्लियामेंट में है, जिसकी कोई चर्चा नहीं है। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ये बंदर बाट हुआ है, तो इस बंदर बाट में झगड़ा है दो कम्युनिस्टों के बीच में। स्टालिन भी हम कह सकते हैं, अगर हिंदी में कहें तो लुच्चा लफंगा है। अब अंग्रेजी में कहें तो रोग है, लुम्पेन है, स्काउंड्रेल है, बहुत सारे इसके नाम दिए गए। माओ स्टालिन का पाला हुआ लुच्चा लफंगा है, और स्टालिन उसको ट्रीट करता है चपरासी से भी गए बीते हालत में। जब अक्टूबर 1949 के बाद नाक रगड़ के रिया के ट्रेन में बैठ के विशाल चीन का मालिक जब जाता है, माओ गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के मुझे आने दो, कहाँ जाता है? मॉस्को। किससे मिलने? स्टालिन से मिलने। तो उसकी ऐसी दुर्गत होती है कि वो कहता है, Am I here just to eat shit and sleep? ये कौन कह रहा है? माओ। माओवादियों सुनो, माओ की वो छीछा लेदर करता है स्टालिन। पूरी कथा हम बताएंगे आप लोगों को आज, कि वो कहता है, माने एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट से मिलने जा रहा है उसकी राजधानी में, ट्रेन में बैठ के। याद कीजिए, पीकिंग से मॉस्को, पहले वो 2 साल पहले, वो सब आएगा आज कथा। वो कहलवाता है 2 पैसेंजर प्लेन भेज देना तो मैं बैठ के आ जाऊं। स्टालिन कोनो प्लेन नहीं भेजता है, तो ट्रेन से, कार से, जीप से, जैसे भी गया, पूरा वर्णन नहीं है। ये वहां जाता है और जाके एक डाचा में उसको धर दिया जाता है, और उसको इस हालत में वो मतलब बलबला जाता है कि कहता है, किसको कहता है? रूस के उस, अभी सबका डेजिग्नेशन वगैरह के डिटेल में नहीं जाएंगे, कोवालेव जो उसकी तरफ से वहां पर उपस्थित है। कलरफुल लैंग्वेज वॉज यूज्ड। एम आई हियर जस्ट टू ईट शिट एंड स्लीप? क्या मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि खाऊं, टट्टी करूं और सोऊं? और आगे लेखिका कह रही है, उन तीनों में भी बड़ा भयंकर प्रभु, इसको जो खाने को दिया जा रहा था वो ये खा नहीं सकता था, मारे गुस्से के फेंक देता था। अपने लोग बताएंगे, ये ठीक से बेचारा टट्टी नहीं कर पाता था। कॉन्स्टिपेशन की तो इसको समस्या थी। इसको दिया गया था वेस्टर्न टॉयलेट, और इसको हम लोगों की तरह उकड़ू बैठ के टट्टी करने की आदत थी, तो वो भी नहीं कर पाता था। और बिछौना जो दिया गया था वो जानबूझ के ऐसा बड़ा नरम मुलायम गुदगुदा सा बिछौना दिया गया था, जिसको ये उठा के फेंक देता था कि अगर मैं तकिए पर सिर रखूंगा तो मेरा सिर ही उसके अंदर घुस जाएगा। तो ये हालत किया जा रहा है किसका? एक महान संस्कृति, महान प्राचीन देश, महान प्राचीन देश का महान जनवादी नेता माओ, उसका दूसरा महान जनवादी। ये दुर्गत इसका कोई भारत नहीं कर रहा है, यूएसए नहीं कर रहा है, ब्रिटेन नहीं कर रहा है, जापान भी नहीं कर रहा है, जो उसको एड़ी के तले कुचल डाला है। ये कौन कर रहा है? स्टालिन। क्यों? और ये वो ट्रीटमेंट क्यों सह रहा है? औकात नहीं है। ये आर्टिफिशियल पपेट है, जिसको उठाकर रख दिया गया, नहीं तो अगले दिन तुम लौटाते। हमारे मोदी जी का छोड़ो जी, हमारे मनमोहन सिंह का भी कोई ऐसा कर सकता है क्या? उनको भी छोड़ो जी,
वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे ही पप्पू राहुल का कोई ये दुर्गत कर सकता है कि वो चिल्लाए के साथ क्या मैं यहाँ सोने खाने और टट्टी करने आया हूँ, और उस तीनों का भी उपाय ना हो उसके पास। जो वो खाता है उसको ना दिया जाए, उसका वर्णन आएगा, वो दिया जाए जो उठा के वो फेंक दे। अब सीधे सीधे मैं 2 घटना सुना रही हूँ, इसी एक मात्र पुस्तक से मैं पढ़ रही हूँ। इसका है, बीच में से शुरू कर रही हूँ, फिर बाद में पूरा ठीक से सुनाऊंगी। अध्याय संख्या 32, राइवलरी विद स्टालिन, पहला अध्याय है। दूसरा अध्याय जिससे पढ़ूंगी वो अध्याय संख्या 33 है, टू टायरेंट्स रेसल। अब टायरेंट का हिंदी, 2 बड़े भारी बदमाश, अधिनायक, वादी सब फिजूल है। टायरेंट मतलब दुर्दांत, बदमाश किस्म का शासक। अब ये है विषय, ये 2 जो अध्याय हम बता रहे हैं, तो अध्याय ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 1917 में सोवियत रूस में कम्युनिज्म लेनिन और ये लाए हैं। लाए क्या है, ये तो मिश्र जी, रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने अपने भाषणों में कितनी बार बताया है कि कुछ लफंगों का एक नन्हे, मतलब रूस की राजधानी मास्को या लेनिनग्राड, जो भी मास्को ही था या लेनिनग्राड, जो भी था जहां राजा रहता था जार, उसके एक नन्हे से हिस्से का कूप था। फिर कैसे इसको इंग्लैंड और अमेरिका की सहायता से इसको वहां फैलने दिया गया, इसकी जड़ें जमाई गई वगैरह वगैरह। और 1949 में, यानी कि मोटा मोटी 32 साल के अंदर, पुनः इंग्लैंड और यूएसए की सहायता से एक बड़े क्षेत्र में, एक चीन में नहीं, आधा मंगोलिया, आधा मंचूरिया और आधा सिक्किम, तिब्बत नहीं, तिब्बत में तो और 10 साल अभी देरी है, इसका कब्जा कराया गया माओ को इन शक्तियों के द्वारा जापान और रूस को करके। इस 32 साल में ये हो रहा है कि पहली लड़ाई में सोवियत रूस की जरूरत पड़ रही है उसके शत्रुओं को। शत्रु कौन है कम्युनिस्टों का? यूएसए, फ्रांस और इंग्लैंड। जर्मनी भी शत्रु है, लेकिन बड़े सारे गुप्त ट्रीटीज हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बहुत सारा कहानी है। जियो पॉलिटिक्स समझना तो फुर्सत से एक 8-10 भाषण में दे दूंगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ, उसके बाद दोबारा इंग्लैंड, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बेवकूफी। बेवकूफी कैसे? दोबारा लड़ाई ना हो जाए इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको अब केवल अमेरिका कहूंगी, ये अपने युद्धपोत को अटलांटिक में डुबो दे रहा है, प्रशांत महासागर में डुबो दे रहा है। आपको विश्वास होगा? मैं चर्चिल से पढ़ के सुनाऊंगी, चर्चिल ने जो मेमोइर्स लिखे। इंग्लैंड के तो खूब गला दिए जा रहे हैं, जहाज पहाड़ डुबो दिए गए हैं। फ्रांस वाला नहीं डुबो रहा, उसका एक कारण है, तो फ्रांस वाले को इंग्लैंड वाला डंडा मार रहा है कि तू अपनी सब बड़ी तोपों को डुबो दे। ऐसी किसी सिनेरियो का कोई भनक भी है? जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको, या हमारे मीडिया या अकेडमिया में, या हमारे फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट में, या हमारे ब्यूरोक्रेसी में? अरे कोई मुझे अल्लाह ताला या कोई इल्हाम थोड़ी भेज रहे हैं। किताब पढ़ती हूँ, किताब पढ़ी हूँ, बता रही हूँ, सब किताब धरी है, दिखा भी दूंगी आपको। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के इमरजेंस के बाद, हिटलर पहले सोवियत रूस से दोस्ती करता है, बाद में यहाँ सब दोस्ती स्ट्रेटेजिक है, बाइंग टाइम। और रूस और अमेरिका तो अभी पिक्चर में नहीं आया है। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस को दबोच लिया, छोटे छोटे देशों को दबोच लिया, और इंग्लैंड लड़ रहा है, और किन्हीं किन्हीं कारणों से फिर वो सोवियत रूस पर अटैक कर रहा है। अब सोवियत रूस इंग्लैंड का दोस्त हो जाता है, बाद में हुक इन किया जाता है यूएसए। तो सोवियत रूस, ध्यान दीजिएगा, 2 आर्क एनिमी, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ब्लॉक दोस्त बनते हैं दोनों महायुद्धों में, एक तीसरे के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ। और जैसे जर्मनी निपटता है, अब स्टालिन की तमन्ना है कि भाई जो हिटलर और कैसर ने किया वो अब मैं कर लूं, जो कर लूं।
जर्मनी तो निपट ही गया है और फ्रांस और इंग्लैंड अपना घाव को ही चाट रहे हैं। अमेरिका वापस अपनी न्यूट्रलिटी में चला गया है। अब जो लोग नहीं जान रहे होंगे उनको थोड़ा मुश्किल होगा, जानकारों को सब याद आ रहा होगा ये मेरा वर्णन। तो व्हाई डोंट आई एक्सपैंड हियर? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, दुनिया के सर्वहारा एक हो। डिक्टेटर का सपना है, डिक्टेटर अधपगला किस्म का आदमी डिक्टेटर है, जिसको यही नहीं समझ है कि एक्सपेंशन की सीमाएं क्या है। स्टेट अपरेटस नाम की चीज ईसाइयों में है ही नहीं। अभी नए नए नेशन स्टेट बने हैं 19वीं 20वीं शताब्दी में। कम्युनिज्म जो है वो एनार्की का दूसरा नाम है, सब कुछ लूट लेना, सब कुछ लूट लेना। तो उनकी जो मशीनरी है अपरेंटली दैट इज स्टेट मशीनरी, लेकिन उसका राज्य के जो सिद्धांत है उससे कोई लेना। राज्य तो प्रजा के आनंद, वेलफेयर, आजकल का जो शब्द है कल्याण, रंजन के लिए है। जिसको कम्युनिस्ट मशीनरी है, जिसको कम्युनिस्ट स्टेट कहते हैं, ये तो उसको गन्ने की तरह निचोड़ के उसका खून पीने के लिए, खून पसीना हड्डी लीवर सब खा पी जाने के लिए। तो ऐसे सिस्टम लंबे नहीं चलते हैं, इनके एक्सपेंशन की सीमाएं हैं, ये स्टालिन को नहीं पता है। अब स्टालिन का पाला हुआ एक इडियोटिक चेला है माओ, जिसका या फिलहाल चीन कह देते, जिसके चीन के कम्युनिस्ट पार्टी में भी हैसियत 0 सन्नाटा, जो धीरे 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 केजरीवाल टाइप। केजरीवाल का तो जरा सभ्य, वहां बहुत असभ्य और बारबैरिक किस्म का मामला है, वो मिला मौका तो माओ पर लंबा बोल दूंगी। तो अब ये दूसरा माओ, अब इस गधे की भी वही कब कामना है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का ब्रह्मा जी मैं, स्टालिन का करेगा ब्रह्मा जी बन के। क्यों स्टालिन का करेगा? अरे स्टालिन के पास आदमी है कितने हैं? मेरे पास है ना, इस चीन में सबको मरवा दूंगा। अब पेज बिना देखे मैं बोल रही हूँ, ये आप लोग को गूगल में भी मिल जाएगा। जब निक्सन और किसिंगर जापान से जाते हैं चीन, माओ से मिलते मिलते हैं, तो माओ ने पता किया भाई कौन लोग हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते। तो एक ने कहा साहब इन लोग को लड़कियां बहुत पसंद है अमेरिकन। बोला नो इशू, सेंड 1 मिलियन चाइनीज गर्ल्स देयर। अब इसमें एक वर्णन आएगा, हिला देगा, गुंटे कर देगा किस तरह से ये कन्याओं को, अपने देश की अपनी बेटियों को दूसरे के सामने ऑफर करते। आएगा वर्णन सब, आज तो नहीं आएगा, आज तो हम दोनों का बताएंगे। तब इसको भी रोग लगता है माओ को भी, कि देश तो मेरा बड़ा है। बड़ा किस अर्थ में? आदमी के अर्थ में। लड़ने के लिए मरने को आदमी चाहिए। सोवियत रूस के पास आदमी कितने हैं? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल अगर करना है तो दुनिया का बॉस मैं, ये बुढ़ा स्टालिन नहीं। स्टालिन इससे 20 साल बड़ी उम्र का, ये मर खप जाएगा, ये मैं करूंगा। अब 2 सांडों की लड़ाई है, या 2 बनेले सूकरों की लड़ाई है, या 2 पगलेटों की लड़ाई, बर्बर राक्षसों की लड़ाई है। लड़ाई क्या है? अभी घर में बैठे हैं, अपना देश संभल नहीं रहा है, देश नहीं, अपना क्षेत्र, अपना इलाका, अपना टर्फ, अपना डोमेन तो संभल नहीं रहा है। देश कहना तो देश शब्द का अपमान है, देशवासियों का अपमान है। ये लेनिन, स्टालिन और बाद वालों ने मिलके शायद 9 करोड़, मेरे आंकड़े देखिए, मेरी स्मृति गड़बड़ाती है इसीलिए मैं किताब सामने रख के बोलती हूँ, अंदाजन 9 करोड़ करीब, या हाँ 9 ही करोड़ मुझे याद आ रहा है, और 7 करोड़ ये चीन, ये माओ ने मारा है। और ये जो पुस्तक आई है ना, ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म, ये उसके आंकड़े हैं। मैं गलत हूं तो करेक्ट कर लीजिएगा, पुराना पढ़ा हुआ आंकड़ा है। लेकिन करोड़ का मतलब समझते हैं? 1 करोड़ मतलब 100 लाख आदमी। 5 करोड़ भी हो तो 500 लाख आदमियों को इस रूस में बर्बाद दिया गया। और करीब 7 करोड़, 700 लाख आदमियों को माओ ने मरवा दिया। ये कोई संख्या ही है?
तो ये दोनों भिड़ते हैं। स्टालिन को लगता है इस कल का छोकरा, मेरा पपेट, मेरे सामने खड़ा हो रहा है। तब जो हो रहा है उसकी कहानी हम बता रहे हैं, और हमारा मीडिया क्या बता रहा है कि साहब यूक्रेन में रूस जीत जाएगा तो रूस मदद करेगा चीन की, काहे के लिए, ताइवान का कब्जा कर। यानी रूस के प्रीमियर सब गधे हैं, उल्लू हैं, वो भस्मासुर अपने कपार पर ले आएंगे कि जितना उससे छीना है वो इससे छीन ले। और कितना भी टेक्निकल वॉरफेयर हो जाए, ह्यूमन यूनिट का जो ह्यूमन कंपोनेंट है, जो सैनिक है, जो सेना है, दैट इज वेरी मच देयर। और इन सबों का है 1 करोड़ मरवा लो, 2 करोड़ मरवा लो, माओ के स्टेटमेंट हम बताएंगे। आदमी तो हमारे पास है ना मरने के लिए, वो रूसियों के पास थोड़ी है आदमी मरने के लिए। तो 2-4 लाइन में पढ़ूंगी फिर आज। इवन बिफोर ही कॉन्कर्ड चाइना, ये शब्द गलत है, even before China was handed over to Mao in a plate, Mao had set his sights on the wider world. He started to get active as soon as victory hove in the sight of the civil war. ये chiang kai-shek और यानी नेशनलिस्ट फोर्सेस में और कम्युनिस्ट फोर्सेस में लड़ाई नहीं, आप किताब में पढ़ेंगे तो यही आएगा सिविल वॉर का मतलब। लड़ाई हो रही है किसमें, जापानियों में और चांग काई शेक में। ये तो बंदर बाट कर रहे हैं, बाद में कैसे कैसे इनको कैसे बड़े बड़े हिस्से जब मिले तब ये और ये लड़ रहे हैं, और हर बार लड़ने में ये दूसरों की मदद लेते हैं उनको धक्का दे के बाहर करने में। और चांग काई शेक को तो जिस अमेरिका ने सिर पे चढ़ाया था, बनाया था, फंडिंग की थी, स्टालिन ने भी बहुत जबरदस्त फंडिंग की थी। तो स्टालिन और कैसे कैसे कहने पर, वो लंबा कथा है, कॉम्प्लिकेटेड कथा है। ट्रूमैन कान पकड़ के रूस से बाहर, चीन से बाहर ताइवान भिजवाता है नेशनलिस्ट फोर्सेस को। तो even before China was handed over to Mao in a plate, Mao had set his sights on the wider world, दुनिया में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बात का। अब थोड़ा सा और बैकग्राउंड समझिए, तो इसका मदद कौन कर रहा है माओ का गुणगान करने में? एक अमेरिकन पत्रकार, एडगर स्नो, शायद उसका यही नाम है, एडगर स्नो। एडगर स्नो की पुस्तक है रेड स्टार ओवर चाइना। ले भैया, अमेरिकन आदमी ये माओ की बड़ाई वेस्टर्न वर्ल्ड में फैला रहा है। क्यों? कौन है? कम्युनिस्ट है। जितने कम्युनिस्ट रूस में हैं, चीन में हैं, ये सब तो मरे खपे टाइप के कम्युनिस्ट हैं। असली दुर्दांत, दुष्ट, चालाक जो कम्युनिस्ट है वो कहाँ है? वो इंग्लैंड में है, वो फ्रांस में है, वो जर्मनी में है, वो इटली में है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो कम्युनिस्टों का गुणगान, कम्युनिस्टों का दम नहीं है। ये अमेरिकन, ब्रिटिश, ये नीडम, ये ईसाई प्रीस्ट है, ये लिख रहा है किताब, मंगोलों के अचीवमेंट को चीनियों के खाते में डालने का काम कर रहा है। और मंगोल कौन है? भरतवंशी हैं, हमारे और आपके भाई हैं। तो स्टालिन एडगर स्नो को इसमें लिखा है, बट स्नो हैड मीनवाइल बीन बैंड बाय मॉस्को। लीजिए साहब, आदमी है अमेरिकन, बैन उसको कर रहा है मॉस्को, यानी कि स्टालिन। अब ये ऐसा कहानी है जो भारतीयों के लिए थोड़ा, जो इस विषय को बिल्कुल नहीं जानते उनको थोड़ा मुश्किल जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि मैं जो बोल रही हूँ वो तथ्य परक बोल रही हूँ, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है तो भी। अब माओ महोदय एक किसको चुनते हैं? अ सेकेंड रेट अमेरिकन जर्नलिस्ट अन्ना लुइस स्ट्रॉन्ग को। अब ये अन्ना लुइस स्ट्रॉन्ग की हैसियत क्या है? Strong, who had nothing like Snow's influence globally,
and was generally perceived as a lackey, नौकरानी टाइप है माओ को, यानी स्टालिन का ये कंट्रोल है कि जो उसका गुणगान कर रहा है उसको आउट, नौकर भी नहीं, चपरासी भी नहीं, पता नहीं क्या, तो उसको एक दाई किस्म की, एक नौकरानी किस्म की मिलती है, एना लुइस स्ट्रॉ। अब क्या हो रहा है, 47 के आसपास ये लोग दुनिया भर में फैला रहे हैं कि माओ जो है ये अलग किस्म का एक कम्युनिज्म ला रहा है, कोई एशियन टाइप का कम्युनिज्म ला रहा है। कारण अभी एशियन टाइप का जरूरत क्यों पड़ा, भारत, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो मैंने पढ़ा नहीं, हो सकता है लिखा हुआ। 1947 में ये पाकिस्तान, बांग्लादेशी, जिन्ना और मुस्लिम लीग भी नेहरू वहरू की औकात थोड़ी थी पार्टीशन, ये किया गया है अंग्रेजों के द्वारा, सोवियत अंग्रेजों और अमेरिकन के, अंग्रेज बोले तो अमेरिकन जोड़ लीजिए, अंग्रेज और अमेरिकन के द्वारा इसी स्टालिन को, इसी सोवियत रूस को कंटेन करने के लिए हिमालय के उस क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र जहां पर कि अमेरिकन स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन हो सके, ये नेहरू जो है वो स्टालिन के गोद में बैठा हुआ है, ये एंटी इंपेरियलिस्ट बना हुआ है, एडविना माउंटबेटन के का सब जो कुछ मामला है अमेरिकन की सुनता उनता नहीं है, अमेरिकन इसको दुत्कारते हैं, तो पाकिस्तानी चाहिए कौन, चमचा, पॉन, क्या बोलेंगे, लैकी, पपेट, इसलिए चाहिए, अरे तुम मरो खपो, हमारा तोप, हमारा जहाज, हमारा स्पुतनिक, हमारा, अब ये मैं मिलिट्री वाली नहीं हूं, हमारा इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह, वोट स्ट्रेटेजिक का मतलब सब मार काट, मिलिट्री वाला मामला, तो सोवियत रूस को कंटेन करने के लिए हिमालयन क्षेत्र में चाहिए। तो हाँ, तो ये जो बता रही थी मैं आपको, इनको इनको इन कम्युनिस्टों का पेट क्यों नहीं सोवियत रूस से भर रहा था, लेनिन स्टालिन से, ये सब गए गुजरे जंगली बैकवर्ड टाइप के ईसाई यूरोपियन है, माने परिया टाइप, उनको उनके बारे में सोच के घिन आता है। तो प्राचीन कौन है, गौरवशाली कौन है, एशियन से। अब भारत से तो बात बनने से रही, भारत तो इमर्ज कर रहा है, वो मैंने आप ही के चैनल पर वो भाषण दिया है, महाशक्ति के रूप में उभरने की भारत की संभावनाएं या निश्चितताएं। तो एक फर्जी होक्स को खड़ा कर, और ये फर्जी होक्स कौन है, ये चीन है। 1949 तक एक सिंगल किताब आपको छपी हुई चीन के सभ्यता संस्कृति की महानता पर नहीं मिलेगा, 1950 तक नहीं मिलेगा, 1960 तक नहीं मिलेगा, जहां तक मुझे ध्यान है पहली पुस्तक नीडम वाली है 1966-62 के डिकेड में छपी है। तो इनको एक एशियाई सभ्यता, एक प्राचीन सभ्यता है ये नहीं, है ये नहीं, तो खड़ा करो, खड़ा करो तो इस गुंडे को, इस लफंगे को, इसका सब हम बताएंगे, लव लाइफ, सेक्स लाइफ कितना घिनौने किस्म का है, कैसे साथियों को मारता है, कूटता है, से पत्नी को, बेटी को, साथी को, बहुत ही निकृष्ट। गांधी जी जिनके बारे में मैंने भाषण दिया वो भी कुछ जगह इस बेचारे, इसके सामने फेल हो जाएंगे, बेचारे नजर आएंगे। तो स्टालिन का खून गर्म हो जाता है, क्योंकि अब ये जो यूरोपीय अमेरिकी कम्युनिस्ट हैं, ये माओ को स्टालिन से वन अप बता, माओ's थॉट, एशियन थॉट, माओ इज लीड, अभी तो 47 है, तो कुछ एशियन वैरायटी जो इसके मैंने कुछ सब गप लिखना है, जिसकी जैसी खोपड़ी वो वैसा लिख रहा है, इसमें कोई सार नहीं है, ये सब क्या है, मिथ्या है, मिथ है, मिथ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, मिथ्या कंस्ट्रक्ट होगा, क्योंकि मिथ्या होता नहीं है, होता क्या है, सच होता है।
तो myth has always to be constructed, myth has to be fabricated, myth has to be manufactured, myth has to be invented. ये मिथ्या शब्द, मिथ धातु जिसका हम लोग मिथ्या जानते हैं, झूठ, इसी से माइथोलॉजी है। इस सबसे पहले आदित्य सत्संगी जी के मुंह से सुना, तुरंत स्ट्राइक कर गया। तो नाउ अब क्या हो रहा है, अमेरिकी, फ्रेंच, इंग्लिश और भी कोई होंगे, ये सारे कम्युनिस्ट एक नायक गढ़ रहे हैं, एक मिथ गढ़ रहे हैं और स्टालिन का खून गढ़। तो स्टालिन ने तय किया इसकी चटनी बनाने का, और यही अध्याय 32 का मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, राइवलरी विद स्टालिन 1947 to 49, एज 53 to 55, मतलब माओ की उम्र 53 से 55 साल। अब थोड़े से डिटेल देने जरूरी हैं, जिससे पता चलेगा कि जिसके प्रीमियर का ऐसा बेइज्जती हो रहा है, हमारा मीडिया उसको दोस्त बता रहा है। जो उस वक्त हालत है वही हालत आज भी है, इसकी, पुतिन की और शी जिनपिंग की। ये तो आप लोगों ने मीडिया में सुना है कि शी जिनपिंग क्या चाह रहा है, माओ जैसा बनना। पुतिन क्या चाह रहा है, सोवियत रूस जैसा पावरफुल रूस को खड़ा करना। रूस और सोवियत रूस का फर्क अपने श्रोताओं के लिए थोड़ा सा बता दें। यानी रूसी इलाके के बाहर के बड़े सारे क्षेत्रों पर रूस ने कब्जा किया। 1917 में जब कम्युनिस्ट आते हैं तो रूस को सोवियत रूस कहते हैं। सोवियत रूस 1990 में 1990 में गोर्बाचोव के ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्राइका में टूटता है। उसमें से शायद 16 देश या 17 या 19, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये उससे अलग होते हैं। तो जो बचता है उसको रूस कहते हैं। ये रूस सोवियत रूस की तुलना में कमजोर भी है, कंसोलिडेटेड भी है, एक अर्थ में मजबूत भी है, मैनेजेबल भी है, लेकिन इज्जत में कम आ गया। पहले अमेरिका और रूस दो सुपर पावर हैं, अब अमेरिका सुपर पावर है, रूस को गिन नहीं रहा है। पुतिन दोबारा चाह रहे हैं, शी जिनपिंग महोदय दोबारा चाह रहे हैं। तो जो दुर्गत कहानी कथा आगे चलेगी उसको समझने में ये कथा बहुत मदद करेगी। आज का समय हो गया, शायद 5 मिनट और है, 10 मिनट। अच्छा, ये खत्म नहीं होगा। अच्छा, फिर भी थोड़ा सा हम बता रहे हैं कहानी क्या है। कहानी ये है कि माओ मरा जा रहा है स्टालिन के पास जाने के लिए। जो भैया स्टालिन, आपके श्री चरणों में निवेदन है। क्या निवेदन है? मुझे हिटलर बनना है। हिटलर बनने के लिए चीन नामक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ झांगवाओ जो है, इसको एक मिलिट्री पावर और इंडस्ट्रियल पावर बनाना है। मिलिट्री पावर, इंडस्ट्रियल पावर बनाने के लिए हमारे पास कोनो औकात नहीं है। हमारा कोनो दोस्त है, जापान आएगा। जापान तो रेप ऑफ नॉनकिंग किया है। ये जो अमेरिका और इंग्लैंड को फर्जीवाड़ा झांसा पट्टी थोड़ा सा दे पाएंगे। एक और एक कौन है? सोवियत रूस या स्टालिन, हु कैन मेक चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी और माओ वर्ल्ड डिक्टेटर। देयर फॉर दैट इंडस्ट्रियल मिलिट्री पावर। इसलिए इनको वहां जाना है, इनको रोना गाना है। स्टालिन की थ्योरी चढ़ी हुई है। क्या थ्योरी? अरे कल का तुझे मैंने खड़ा किया और तू माओ का विचार बता रहा है, मार्क्स का विचार नहीं बता रहे हैं, हम लेनिन का विचार नहीं बता रहे हैं, हम स्टालिन का विचार बता रहे हैं, और तू कल का, वो भाषा मेरे शोभा नहीं देगी, तू माओ का विचार दुनिया में फैलवा रहा है और तेरे फैलाने के लिए इतने लोग आ गए हैं। तो क्या कहता है ये? 30 नवंबर 1947 को इसके रोने गिड़गिड़ाने के बाद स्टालिन एक केबल, मतलब तार, जो पहले तार भेजते थे, केबल भेजते थे, वो भेजता है। और 2 रशियन डॉक्टर है माओ के इलाज के लिए। केवल दिमाग का कंट्रोल नहीं करता है कम्युनिज्म, शरीर का भी कंट्रोल। तो जो भाषा किस में आई है? रूसी भाषा में। तो माओ को बताएगा कौन? मतलब
अकल्पनीय है यदि इस विस्तार से न पढ़ा जाए। तो बताएगा कौन? 30 केबल्ड बैग 16 दिसंबर को। या डेट थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, उतना नहीं ढूंढ रही हूं। तो स्टालिन ने ऑर्डर दिया है क्या कि जब तार तुम पढ़ के सुनाओ माओ को, तो उसकी पूरी बॉडीली, मतलब तुरंत तो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन चेहरे पर भाव मेरे भी आ जा रहे हैं, गुस्से का, दुख का, निराशा का, जो भी, उसको ध्यान से पढ़ो एंड टेल मी। Dr. Orlo, the recipient of the cable, was clearly under orders from Stalin to report in detail on Mao's reactions. Next day, he informed Stalin that Mao was extremely pleased, rather animated. जिसका हिंदी नहीं पता पर ऐसे हाँ खिल गया, animated. In fact, and said immediately, very good, I can go in 3 months. न्योता आया, मैं आ रहा हूँ। इसको 2-2.5 साल तक स्टालिन आने नहीं देगा और कैसे कैसे नचाएगा जल्दी जल्दी। 3 months passed, 3 महीना बीत गया। No sign of an invitation from Stalin. माओ ने फिर 22 अप्रैल 1948 को कहा, उसने एक घटना हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ने येनान पर कब्जा ले लिया कि मैं 4-5 मई तक सोवियत रूस जाना चाहता हूं। अब स्टालिन ने कहा ठीक है आ जाओ। मतलब कैसा बेइज्जत कर रहा है, आगे आएगा। तो माओ ने क्या किया कि अच्छा अब बॉस का खबर आ गया, चलना है, तो उसने दोनों रशियन डॉक्टर्स को अपने साथ रख लिया। क्यों रख लिया? हेल्थ ग्राउंड पर नहीं, कि ये सब अगर पीछे छूट जाएंगे तो मेरे बाद वाले जो नेता हैं, बहुतों को मार काट खत्म करके ये ऊपर आया है, और अपने से बहुत सीनियर जो कम्युनिस्ट नेता हैं उनको अपने एड़ी तले दबा दिया है। माओ माओ पर कभी सुनेंगे तो ये सब मैं आपको सुनाऊंगी। तो उनको अपने साथ ले जा रहा है, but really to prevent any of his colleagues communicating with the Russians during his absence. ऐसी भयंकर insecurity. Stalin agreed. Mao also wanted to visit Eastern Europe, etc., etc. On 10th May, after Mao's self-appointed departure date, 10 मई को जब इनको चलना था, स्टालिन सडनली पोस्टपोन द विजिट। कुल बैग वैग बांध के जा रहे हैं, कौन, हम तुम नहीं, बड़का आदमी, महान संस्कृति, महान प्राचीन राष्ट्र का महान एमर्ज करता हुआ नेता, जिसको बाद में थाली में परोसा जाएगा। ट्रूमैन और चर्चिल के बाद कौन आया था इंग्लैंड वाला प्रधानमंत्री, ये सब मिल के उसको देंगे। उसको स्टालिन कहता है रुको, 10 मई को चलना है, कहता है रुको। इसके बाद एक बड़ा भयंकर सा डिटेल है, उसको फिर आगे बताएंगे कि माओ इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसका डिटेल हम नहीं निकाल पाए वो कौन है, कि इसका एक बड़ा क्लोज है, उसको फ्रस्ट्रेशन में मेडिकल एक्सीडेंट कराता है। ये पृष्ठ संख्या 413 पर जिन लोगों को सुनने में रुचि हो, मैं जल्दी चल रही हूँ। तब फिर 4 जुलाई को माओ स्टालिन को केबल करता है, तार भेजता है क्या, कि आज से 10 दिन आगे मैं आ रहा हूं। इट इज नेसेसरी टू सेंड 2 ट्रांसपोर्ट पैसेंजर एयरप्लेन्स। ये जरूरी है कि आप 2 प्लेन हमको लेने को भेज दो। माने इसके पास एक तो हवाई जहाज का जुगाड़ नहीं है कि ये स्टेट विजिट कर सके। क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं? और स्टालिन इसको कभी हवाई जहाज नहीं भेजता है, ट्रेन और कार में बुलाता है। अब on the 14th, the eve of the date, he told Stalin he would be leaving. Instead of a plane, what came from Stalin was a cable of to Dr. Orlo putting off the visit. अब ये प्लेन में जाने की तैयारी कर रहे हैं और स्टालिन का आ रहा है कि रोको रोको भाई, क्यों रोको, वो गेहूं काटने का समय आ गया है। तो हमारे सब बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, कहाँ के, रूस के कम्युनिस्ट पार्टी के, वो गेहूं की कटाई में जाएंगे, तो वो माओ आएगा तो सबसे मोल नहीं पाएगा।
माओ खिसिया के पूछता है वो डॉक्टर रशियन से कि वहां गेहूं की कटाई इतनी महत्वपूर्ण है कि सोवियत रूस के सब लोग, बड़े बड़े नेता लोग गेहूं की कटाई में जाते हैं, मैं यहाँ रोक रही हूँ, समय हो गया है, लेकिन इसको मैं सोची थी आज पूरा कर लूंगी, एक दिन तो और लगेगा। आपने इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से बातें दीदी सारी की सारी बताई हैं कि वाकई में जो आपने शुरुआत में कहा था ऑफ द कैमरा बातचीत में कि लोग सन्न रह जाएंगे, और आई एक्चुअली कैन से कि जो टिप्पणियां जो कमेंट्स आएंगे आपके इन वीडियोस के बाद में, ये इंटरनेशनली अपने अपने देशों में, केवल भारत की बात नहीं कर रहा बल्कि भारत के बाहर जो हमारे दर्शक है जो वो सुनेंगे, इसे समझेंगे, उन्हें ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो शायद आज के बड़े बड़े एम्बेसीज में बैठे बैठे महान और एकदम लिमोजिन में जाने वाले लोग जो है ना, उन्हें किसी किताब में नहीं मिलेगी। दैट्स द हिस्ट्री जो आप बताने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है हर तरीके से। एक श्रृंखला प्रोफेसर अमिश्र मिश्र पंकज जी गुरु जी के साथ में अभी हालिया शुरू हुई है, कभी भी पराधीन नहीं रहा भारत। दूसरी श्रृंखला एक तरीके से श्रृंखलात्मक ही है, क्योंकि 3-4 एपिसोड हम इसके बारे में कर ही लेंगे कि माओ और स्टालिन के बारे में। तो रूस और चीन की ये जुगलबंदी जो है, इस जुगलबंदी को भारत कैसे तोड़ने वाला है, आगे के एपिसोड्स में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर जब भारत शामिल होगा और भारत की आत्मा शामिल होगी, भारत का वीरत्व शामिल होगा, कैसे उस जो आप जब आप सिंक्योंग की बात करती है, जब आप मंगोलिया की बात करती है, जब आप सूर्य के हजार नामों में त्रिपिटक तिब्बत की बात करती है, तो कैसे उन जियो पॉलिटिकल क्लेम्स को हम कैसे अपनाएंगे, और अगले इस अमृत काल में, क्योंकि हमारी जो कॉन्फ्लुएंस आने वाली है उसका जो हमने थीम निर्धारित किया है अमृत काल में जम्बू द्वीप, तो 2022 से 2047 इन 25 वर्षों में हम कैसे उस जम्बू द्वीप को लेकर के आएंगे, उसके लिए क्या क्या कुछ करना है, हिस्ट्री भी जाननी है, वर्तमान का काम करना है, और भविष्य में आगे बढ़ना है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मेरा एक निवेदन है आपसे नीतीश जी जी कि जी इसको जरा एक श्रृंखला चलवा दीजिए, जी 3 रोज, क्योंकि भारत के लिए आवश्यक है। एग्जैक्टली exactly. नहीं, जितना आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं तो आपको बिल्कुल नहीं रोक सकता, वैसे भी नहीं रोक सकता, और इस विषय पर रोकूंगा भी नहीं। आप जिस तरीके से इसको लेना चाहें, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं, और ये हमारे चैनल के लिए बड़ी बात है कि आप पूरा समय हमें दे रही हैं। तो इस विषय को आप लेकर के जाइए और बहुत अच्छे से लेके जाइए, और मैं तो सोचता हूँ कि इस देश के जो दिल्ली की धड़कन में जो लोग बैठे हैं, वहां तक अगर ये विषय पहुंचे, पीएमओ तक ये विषय पहुंचे, तो शायद उनके दिमाग में भी कुछ समझ में आएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। और यही हम लोगों का ध्येय भी है, क्योंकि हम जम्बूद्वीप की बात कर रहे हैं, हम पुनश्च जम्बूद्वीप की बात कर रहे हैं। वो ऐसे ही आएगा, यूं ही नहीं आएगा, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। थोड़ा काम हम कर रहे हैं, थोड़ा आप करिए, और हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद दीदी आपका, बहुत प्रणाम। सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। इसी तरीके से इस चैनल को अपना सहभाग प्रदान करते रहिए, अपना सहयोग प्रदान करिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकॉन एक्टिवेट करें नोटिफिकेशंस के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो धर्मांश पत्रम पुष्पम के माध्यम से और गुणवत्ता हम बढ़ाएं, और चैनल को प्रगति की तरफ लेकर के जाएं, हमें आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।